हूँ आपकी एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैम्प्स एज वेल एज डैम्प के बारे में। ठीक है, पैम्प का मतलब क्या हो गया? पैम्प का मतलब हो गया पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। तो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। बायोलॉजी में जब भी आप किसी टर्म को देखते हैं तो मैक्सिमम बातें मतलब कि अगर आप उनके टर्म को ध्यान से पढ़ते हैं ना, तो मैक्सिमम बातें उनके बारे में उनके टर्म से ही पता चल जाता है। जैसे कि यहाँ बोला है पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, यानी पैथोजन के सरफेस के ऊपर कोई मॉलिक्यूल होगा और उस मॉलिक्यूल का कोई पैटर्न होगा। इसको मिलाकर हम एक साथ पैम्प बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है डैम्प। डैम्प क्या है? डैम्प है डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई सेल डैमेज होता है तो डैमेज होने की वजह से कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज होते हैं जो कि हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स को ट्रिगर कर सकते हैं, और उसे हम नाम देते हैं डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, क्योंकि डैमेज होने की वजह से ये मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं जिनका अपने पास जो है एक पर्टिकुलर पैटर्न है, एंड हेंस द नेम इज डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। तो सबसे पहले हम अपना फोकस जो है पैम्प पे करते हैं, उसके बाद वी विल स्टार्ट विथ डैम्प। ठीक है, फुल फॉर्म मैंने बता दिया, बेसिक मीनिंग बता दिया, डेफिनेशन बता दिया कि व्हाट आर पैम्प एंड डैम्प। लास्ट वीडियो में हमने जो है PRR के बारे में पढ़ा था, दैट इज पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। हमने ये देखा था कि जो PRR रिसेप्टर होते हैं वो पैम्प, डैम्प या मैम्प को पहचान सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने बहुत ही एक, आप कह सकते हो, एक आउटलाइन कवर की थी कि पैम्प क्या होते हैं, मैम्प क्या होते हैं या डैम्प क्या होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बताऊंगी विथ फ्यू एग्जांपल्स, ताकि कल को अगर आपके सामने कोई पैम्प का नाम मिले तो आपको एक क्लियर कट आइडिया हो कि किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक बेसिक जनरल आइडिया के बारे में, तो पैम्प क्या होते हैं? पैम्प एक कंजर्व मोटिव होते हैं जो कि एसोसिएटेड रहते हैं पैथोजन के ऊपर। ठीक है, पैथोजन के सरफेस के ऊपर, एज वेल एज ये जो एसोसिएटेड कंजर्व मोटिव है, इनका मेनली रिलेशन होता है इन्फेक्शन को फैलाना जब ये अपने होस्ट के अंदर एंटर करते हैं तो, राइट? So we can say that the PAMPs are conserved motifs that are associated with the pathogen infection that serve as a ligand for the host PRR such as the TLR. Okay? ये हो गया एक बेसिक डेफिनेशन। अब ये पैम्प को रिकॉग्नाइज कौन करता है या पैम्प को पहचानता कौन है? तो पैम्प को रिकॉग्नाइज करता है होस्ट बॉडी में प्रेजेंट PRR, जो कि उनके इम्यून सेल के सरफेस पे प्रेजेंट रहता है, राइट? सो पैम्प इज रिकॉग्नाइज्ड बाय PRR। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये चीज तो समझ में आ गई होगी। ये बात जो है हम लास्ट 3 लेक्चर से लगातार जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बार बार रिपीट करते जा रहे हैं कि PRR जो है वो पैम्प से इंटरेक्ट करता है, और हमको पता है पैम्प कहाँ प्रेजेंट होता है? पैम्प प्रेजेंट होता है एंटीजन के अंदर। ठीक है, और PRR कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑन इम्यून सेल्स। अगर हम एक डायग्राम की मदद से देखें तो जैसे कि जब तक हम पैम्प नहीं पढ़ते हैं तब तक हम एंटीजन को एज अ लिगेंड कंसीडर करते हैं, क्योंकि जब बेसिक शुरू होता है इम्यूनोलॉजी का तो हम हमेशा जो है पहली क्लास से ही अगर हम पैम्प का नाम लेंगे तो चीजों को कनेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम एंटीजन को, जब तक हम एंटीजन करके पढ़ते हैं तो हम एंटीजन को लिगेंड मानते हैं, और एंटीजन जिस रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है हमारी बॉडी के अंदर उसको हम रिसेप्टर कहते हैं। लेकिन तो डिटेल बेसिस पे डिस्कस कर लेते हैं, तब हमें ये बात तो समझ में आ गई कि मान लीजिए दिस इज अ एंटीजन, ठीक है, या फिर ये कोई पैथोजन है, पैथोजन बोल लीजिए या एंटीजन बोल लीजिए। अब अगर हमें डिटेल इसका पता है तो हम अब पैथोजन को हम लिगेंड नहीं कहेंगे। पैथोजन के सरफेस पे प्रेजेंट कुछ यहाँ पर सरफेस मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कुछ ऐसे मॉलिक्यूलर पैटर्न होंगे, और वो मॉलिक्यूलर पैटर्न को हमारी बॉडी के इम्यून सेल जो है आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब ये जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ ये अलग अलग तरीके के जो है मॉलिक्यूलर पैटर्न्स पाए जा सकते हैं। तो मान लीजिए ये जो मैंने डॉट्स बनाए हैं ये जो है ये क्या है? ये है पैम्प्स। ठीक है, अब हमारी बॉडी में जब ये एंटीजन एंटर करेगा, मान लीजिए ये जो है हमारी बॉडी में एंटर कर गया है, एंटर इनटू द होस्ट बॉडी। अब ये जो है अपने होस्ट में एंटर कर चुका है, दिस इज होस्ट। अब होगा क्या कि होस्ट की बॉडी तो चुपचाप बैठ के तो ये सब देखेगी नहीं, तो वो क्या करेगी? वो अपने इम्यून सेल्स का एक्टिवेशन कर देगी। दिस इज द इम्यून सेल। ठीक है, अब ये इम्यून सेल के सरफेस के ऊपर क्या है? कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट है जिसको कि हमने नाम क्या दे दिया है? PRR।
अब ये PRR क्या करेगा, इससे इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, कोई एंटीजन अगर बाहर से एंटर करता है तो हमारी बॉडी के पास भी ऐसा कुछ तो मॉलिक्यूल होगा जो उसको रिकॉग्नाइज करेगा। और यही एक रीजन है कि इतनी सारे डिजीज कॉजिंग फैक्टर हमारी चारों तरफ रहते हैं, फिर भी हम इतने बचे हुए कैसे हैं, हम जो है फाइट कैसे कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन इवॉल्व होते रहते हैं ताकि वो हमें बीमार कर सके, वैसे ही हमारी बॉडी भी इवॉल्व हुई है कि वो डिजीज कॉजिंग फैक्टर को पहचान सके, उनको इनकाउंटर कर सके। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी के PRR मेनली जो इम्यून सेल के सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं, जब इस पैथोजन के पैम्प पे जाकर बाइंड करते हैं, तब जाकर जो है यहाँ पर एक इम्यून रेस्पॉन्स क्रिएट होता है, और उस रेस्पॉन्स की वजह से क्या होगा, इस पैथोजन का एलिमिनेशन हो जाएगा, इसका जो है एलिमिनेशन हो जाएगा। अब एलिमिनेशन ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगा, वेरी ऑब्वियस, यहाँ पे कैस्केड ऑफ रिएक्शन चलेंगे, सेल्स आकर जो है इसको एलिमिनेशन के प्रोसेस में लेकर जाएंगे, उसके बाद इसका बॉडी से एलिमिनेशन हो जाएगा। ये एक बेसिक आइडिया हो गया कि ये पैम्प्स क्या क्या होते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देती हूँ, ताकि अभी तो हमने XYZ टाइप से जो है समझ लिया, अब मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो आप समझ सकेंगे। ये सारे एग्जांपल्स आपको पता है, लेकिन आपको बस ये नहीं पता है कि इन्हीं को हम पैम्प कहते हैं। आपने जो है उन सारे के सारे फैक्टर को एज अ डिजीज कॉजिंग फैक्टर के नाम से पढ़ा जरूर होगा, लेकिन उन्हीं को हम पैम्प कहते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगी तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास वो है बैक्टीरियल LPS, जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरियल लाइपोपॉलीसैकेराइड, जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ओके, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है और ये एज अ पैम्प काम करता है। यानी जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करेगा, तब जो है ये एज अ पैम्प काम करेगा, और इस LPS को, मेनली LPS को जो है हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स है उनके सरफेस के ऊपर जो PRR है वो इसे आइडेंटिफाई कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की, तो जो भी एंटीजन के सरफेस के ऊपर जो पैथोजेनिक स्पेसिफिक लाइपोप्रोटीन्स होते हैं या न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, जैसे कि हो गया डबल स्टैंडर्ड DNA या सिंगल स्टैंडर्ड RNA, वो सब भी पैम्प्स की तरह ही काम करते हैं। इसके अलावा माइक्रोब जो होते हैं उनके सरफेस के ऊपर कुछ मैनोज या फिर फ्यूकोज रेसिड्यू पाए जाते हैं, उनको भी हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं वो पहचान लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द PRR। तो माइक्रोब्स की बॉडी के सरफेस पे ये जो मैनोज और फ्यूकोज रेसिड्यू होते हैं, ये भी पैम्प्स की तरह काम करते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन, जो कि बैक्टीरिया के फ्लैजिला में देखा जा सकता है। तो ये जो प्रोटीन होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन, इट यूज टू एक्ट एज अ पैम्प। इसके अलावा जो लाइपोटिकोइक एसिड पाया जाता है दैट इज ऑन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सरफेस, वो भी एज अ पैम्प काम करता है। इसके साथ जो है हमने पैम्प के एग्जाम्पल्स देख लिए, वो काम कैसे करते हैं, उनके छोटे मोटे से फीचर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें भी देख ली। इसके अलावा अगर हम पैम्प की बात करें तो मेजर तरीके से पैम्प जो है वो एक्सोजीनस होते हैं, मतलब कि बाहर से कोई पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करता है, उसके बाद उनके सरफेस के ऊपर वो प्रेजेंट देखे जाते हैं। तो ये हो गई पैम्प की कहानी। अब जो है हम डैम्प का बेसिक समझते हैं कि व्हाट इज डैम्प। मेक श्योर हमने जो है लास्ट वीडियो में मैप के बारे में भी पढ़ा था, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोबियल एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। तो मैप का जब हम एग्जांपल पढ़ते हैं तो हम सिर्फ माइक्रोब्स पे फोकस करते हैं। तो माइक्रोब्स के सरफेस पे जो पाया जाता है पैम्प्स, उसी को हम मैम्स कहते हैं, क्योंकि पैम्प्स में क्या आ जा रहा है, यहाँ पर जो है हम ऑल ओवर सारे के सारे ऐसे फैक्टर ले रहे हैं जो कि कलेक्टिवली जो है एज अ पैथोजन रिगार्ड होते हैं, लेकिन हम मैम्प्स में सिर्फ और सिर्फ माइक्रोब्स पे फोकस करते हैं। बस यही एक डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं डैम्प का क्या स्टोरी है और ये कैसे काम करता है। लेकिन उससे पहले एक बेसिक आइडिया मैं आपको देती हूँ ताकि आप जो है कनेक्टिविटी बैठा सके। देखिए, जब भी हमारे इम्यून सिस्टम जो है, इसके रिस्पॉन्ड करने का तरीका क्या है, अगर हम इन जनरल बात करते हैं कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये कैसे रिस्पॉन्ड करता है और किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्ड करता है, तो सबसे पहले जो इसका रिस्पॉन्ड होता है वो तो होता है फॉर पैथोजन। सो इट रिस्पॉन्ड फॉर पैथोजन, राइट। और किसकी मदद से करता है, यहाँ पर जो है ये मेनली कनेक्ट करता है हमारा इम्यून सिस्टम। यहाँ पे किसका कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पे होता है PRR प्लस पैम्प का, इनकी मदद से जो है ये रिस्पॉन्स देखा जाता है। ठीक है, दूसरा जो रिस्पॉन्स है हमारा इम्यून सिस्टम, वो किसकी मदद से करता है, वो सिग्नल को सेंस करके करता है। ठीक है, सेकेंड हो जाता है सेंसिंग द सिग्नल। अब
इम्यून सिस्टम सिग्नल को कैसे सेंस करता है? तो देखिए, बॉडी में क्या होता है, ऐसे भी होता है कि मतलब कुछ एक डिजीज कंडीशन से या कुछ स्ट्रेस कंडीशन से हमारी बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो समहाउ एक ऐसे पाथवे में एंटर कर जाते हैं जहां पे उनकी डेथ होने लगती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है सेल अपोप्टोसिस के पाथवे में जा रहा हो, या फिर सेल नेक्रोसिस कर रहा हो, और नेक्रोसिस कर रहा हो या अपोप्टोसिस कर रहा हो, जिसके पीछे का रीजन कुछ भी हो सकता है कि बॉडी में शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, इन्फ्लेमेशन हुआ हो या हाइपोक्सिया कंडीशन अराइज हुआ। इस टाइप के कंडीशन क्या करते हैं, हमारी बॉडी में नेक्रोसिस या अपोप्टोसिस को ओरिजिनेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या अराइज हुआ है। अब जब बॉडी के सेल्स में अपोप्टोसिस या नेक्रोसिस होता है तो उसकी मदद से क्या होता है, कुछ सिग्नल जनरेट होते रहते हैं और उस सिग्नल को सेंस करने का काम करता है हमारा इम्यून सिस्टम। तो इसीलिए जो है ये रिस्पॉन्ड कर सकता है अपकमिंग पैथोजन के लिए जो कि हमारी बॉडी में एंटर कर गया है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर ही जो सेल डैमेज हो रहे होते हैं या अपोप्टोसिस पाथवे में जा रहे हैं या नेक्रोसिस पाथवे में जा रहे हैं, वो जो है कुछ सिग्नल को प्रोड्यूस करते रहते हैं और ये जो इम्यून सिस्टम है वो उस सिग्नल को सेंस कर लेता है। ये जो यहाँ पर सेंसिंग लिखा गया है ये किसकी मदद से होता है, तो यहाँ पर जो है हमारी बॉडी के सेल्स फिर से जो है PRR की मदद से इस सिग्नल को सेंस करते हैं और ये जो सिग्नल यहाँ पे रिलीज हो रहा है इसी को जो है हम डैम्प का नाम देते हैं। तो ये जो यहाँ पर D लिखा गया है ना, D, इसको हम डैमेज के लिए भी यूज करते हैं, साथ ही साथ इसको हम डेंजर के लिए भी यूज करते हैं। यानी बॉडी में कुछ ऐसा डेंजर क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से ये सिग्नल जनरेट हो रहे हैं और हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो इसे सेंस कर रहा है। तो डैम्प का यहाँ पे एक्चुअल में सिक्रीशन होता है और इस डैम्प को सेंस करने का काम करता है हमारा इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम में भी कौन सेंस करता है, वेरी ऑब्वियस इम्यून सेल्स सेंस करते हैं, क्योंकि PRR जो है हमारी बॉडी में जो इम्यून सेल्स हैं उसके ऊपर प्रेजेंट है। मैक्सिमम जितने भी इम्यून सेल्स हैं लगभग सबके ऊपर PRR प्रेजेंट रहता है। तो आई होप अब कनेक्टिविटी आपकी बन गई होगी। जो मैं पढ़ा रही थी पैम्प मैंने कवर कर लिया, अब मैं डैम्प आपको कंप्लीट करवाती हूँ कि डैम्प कैसे काम करता है एज वेल एज क्या करता है। ठीक है, तो डैम्प का भी आपको समझ में आ गया, नाम से समझ में आ रहा है कि डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। हमारी बॉडी में जब कोई सेल स्ट्रेस होता है या डैमेज हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से, तो वो कुछ सेल्फ मॉलिक्यूल को रिलीज करता है। यानी सेल्फ मॉलिक्यूल कहने का मतलब क्या हुआ कि वो मॉलिक्यूल जब वो सेल नॉर्मल था तो वो मॉलिक्यूल भी नॉर्मली किसी और स्टेट में प्रेजेंट था, लेकिन जैसे ही वो सेल डैमेज हुआ या स्ट्रेस कंडीशन में हुआ वो मॉलिक्यूल जो है रिलीज होने लगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं सेल्फ मॉलिक्यूल। तो जब भी एक सेल किसी स्ट्रेस कंडीशन में रहता है या डैमेज कंडीशन में रहता है तो वो अपने अंदर से किसी सेल्फ मॉलिक्यूल को रिलीज करता है। ये जो एंडोजीनस सेल्फ मॉलिक्यूल होते हैं वही सिग्नल को जनरेट करवाने का काम करते हैं और इसे ही हम डैम्प कहते हैं। तो इसे जो है हम डैम्प कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि डैम्प को जो है हम अलार्मिन्स का भी नाम देते हैं। ठीक है, दे मे बी टर्म्ड एज दी अलार्मिन्स। क्यों? क्योंकि ये एक टाइप का अलार्म क्रिएट करते हैं बॉडी में कि बॉडी में जो है कुछ डैमेज हो गया है, कुछ स्ट्रेस कंडीशन हो गया है। तो अलार्मिन्स को हम डैम्प कह सकते हैं या फिर डैम्प का ही एक टाइप हो गया जिसे हम अलार्मिन्स कहते हैं। फाइन। इसके अलावा देखा जाता है कि ये जो डैम्प है कौन कौन से सेल जो है रिलीज कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कौन से सेल डैमेज हुए हैं। ठीक है, इट कैन बी रिलीज्ड बाई इसे रिलीज करने वाले नेक्रोटिक सेल भी हो सकते हैं, एपोप्टोटिक सेल भी हो सकते हैं। ऑब्लिक डिपेंड करता है कि अगर ल्यूकोसाइट में कोई प्रॉब्लम हुआ है तो ल्यूकोसाइट भी जो है इसको रिलीज कर सकते हैं। जो मैक्सिमम डैम्प होते हैं देखा ये गया है कि या तो ये न्यूक्लियर एरिया में प्रेजेंट रह सकते हैं या तो साइटोसॉलिक एरिया में प्रेजेंट रहने वाले प्रोटीन हो सकते हैं। यानी इन जनरल अगर हम कहते हैं तो डैम्प जो है ये प्रोटीन भी हो सकते हैं, साथ ही साथ न्यूक्लियोटाइड भी हो सकते हैं और इनका लोकेशन साइटोप्लाज्मिक एरिया या फिर न्यूक्लियर एरिया दोनों हो सकता है। डैम्प भी जो है किसके थ्रू आइडेंटिफाई किए जाते हैं, वेरी ऑब्वियस PRR के थ्रू, राइट। तो डैम्प्स आर आइडेंटिफाइड बाय PRR। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट एग्जांपल, बट मैं आपको कुछ एग्जांपल जो है यहाँ पे दे देती हूँ ताकि एक बेसिक आइडिया मिल जाए। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हो गया यहाँ पर HSPs, जिसे हम कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन्स। ठीक है, दे कैन एक्ट एज अ DAMPs बिकॉज
जब भी डैमेज होगा सेल में या फिर सेल एक स्ट्रेस कंडीशन में होगा, तब हो ही सकता है कि वो हीट शॉक प्रोटीन को रिलीज कर दे और हमारी बॉडी में जो इम्यून सेल्स हैं जिसके सरफेस के ऊपर पीआरआर प्रेजेंट है वो इसको इनकाउंटर कर लेगा। ठीक है, तो ये एचएसपी जो है इससे आकर हमारे इम्यून सेल के सरफेस पे जो पीआरआर है वो आकर इससे बाइंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हो गया हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स कैन एक्ट एज दी डैम्प डीएनए। ठीक है, डीएनए हो गया, इसके अलावा आरएनए हो गया, क्योंकि अगर सेल डैमेज होता है या स्ट्रेस कंडीशन में होता है तो ये सब चीजें रिलीज हो ही सकती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हो गया प्रोटियोग्लाइकैन। जो प्रोटियोग्लाइकैन्स होते हैं वो एक ढंग से आप कह सकते हो कि दीज आर अ टाइप ऑफ द ईसीएम्स। ठीक है, प्रोटियोग्लाइकैन्स। नेक्स्ट इट कैन बी हेपरिन सल्फेट, नेक्स्ट फाइब्रिनोजेन, नेक्स्ट फाइब्रोनेक्टिन। तो प्रोटियोग्लाइकैन, हेपरिन सल्फेट, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रोनेक्टिन, ये सब क्या होते हैं? ये सब ईसीएम होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ओके, तो जितने भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं इन सभी का प्रेजेंस, चाहे एक सेल जो है किसी भी स्ट्रेस कंडीशन से गुजर रहा हो, तो इन सभी में से किसी का भी प्रेजेंस एट अ टाइम हो सकता है। हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है और उस इम्यून सिस्टम में जो सेल्स पाए जाते हैं वो इन्हें सेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर सरफेस पीआरआर, दैट इज पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई। ये जो आज का मैंने पोर्शन पढ़ाया है ये इतना डिटेल में, तो मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में इम्यूनो में तो मतलब एक जगह नहीं दे के रखा है, तो मैंने इसको पढ़ाने के लिए साइंस डायरेक्ट का जो है मेनली रेफरेंस लिया है। तो आप चाहें तो वहां से बहुत से आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक रफ आइडिया कि पैम्प्स क्या हो सकते हैं एज वेल एज डैम्स क्या हो सकते हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपका बेसिक्स क्लियर हो गया होगा, साथ ही साथ एक अच्छा खासा आइडिया लग चुका होगा कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है और ये काम कैसे करते हैं। अगर हम एक डायग्राम लेना चाहें दोनों को एक अच्छे ढंग से बताने के लिए, ताकि हमारा जो फाइनल कंसेप्ट है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाए, तो हम जो है इसे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले जो है हम पैम्प्स को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया था जो कि ये रहा होस्ट सेल। ठीक है, ये जो है ये है होस्ट सेल। तो इस बैक्टीरिया ने क्या किया? इस बैक्टीरिया ने अपनी एंट्री कर ली। फाइन, एंट्री कर लिया इसने होस्ट के अंदर। अब क्या होगा? अब ये जो पैथोजन है यहाँ पर या फिर बैक्टीरिया है, व्हाटसोएवर यू कैन से, इसके पास क्या प्रेजेंट है? इसके पास पैम्प प्रेजेंट है, राइट? इसके पास जो है पैम्प प्रेजेंट है। इसको हम इस तरीके से जो है इसको हम पैम्प कह देते हैं। अब ये जो पैम्प मतलब कि होस्ट के अंदर चला आया है, होस्ट सेल के अंदर चला आया है, तो अब होगा क्या कि यहाँ पे जो है बहुत से सेल्स चले आएंगे। मान लीजिए एक सेल ये रहा, ठीक है, एक इम्यून सेल ये रहा आईसी, ठीक है, एक इम्यून सेल ये रहा। फाइन, अब होगा क्या कि अब इनके सरफेस पे क्या क्या प्रेजेंट है? अब ये इम्यून सेल हैं तो इनके सरफेस पे पीआरआर देखा जाएगा, राइट? दिस इज द पीआरआर। चाहे कोई भी यहां पर सेल आए एट अ टाइम, पीआरआर हो सकता है ये। और इस पीआरआर से क्या होगा? ये जो पैम्प है वो आकर बाइंड कर जाएगा, राइट? ये जो पैम्प यहाँ पर आया है वो यहाँ पर आकर बाइंड कर जाएगा, बिकॉज वो इतना अमाउंट में जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, पैथोजन के ऊपर प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पर अटैक कर जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो है यहाँ पर कैस्केड शुरू हो जाएगा। कैस्केड यानी सीधी सी बात है कि बहुत से सेल का एक्टिवेशन होगा। ठीक है, बहुत सारे ऑल इम्यून सेल्स का एक्टिवेशन होगा और उस इम्यून सेल्स की वजह से क्या होगा? धीरे धीरे जो है यहाँ से इसका यहाँ पर एलिमिनेशन होना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया पैम्प की कहानी कि कैसे काम करता है। अगर हम बात करते हैं डैम्प का, तो डैम्प का तो डैमेज से एसोसिएटेड होता है एरिया। तो मान लीजिए कि इस होस्ट के अंदर ही जो है कोई सेल्स प्रेजेंट था। ठीक है, नॉर्मल एक हेल्दी सेल था, एक नॉर्मल हेल्दी सेल था। आफ्टर सम टाइम इसमें कुछ स्ट्रेस कंडीशन जनरेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रेस कंडीशन लगा लेते हैं, इसमें जो है स्ट्रेस कंडीशन जनरेट हो गया। अब जिसकी वजह से क्या हुआ? जिसने जो है डैम्प को रिलीज करना शुरू कर दिया। अब ये डैम्प कुछ भी हो सकता है, हमने जो एग्जांपल लिया उनमें से कोई भी ये डैम्प हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो है हम इसकी नेमिंग कर देते हैं, इट कैन बी डैम्प। और ये जो है ये पहले एक हेल्दी सेल था, हेल्दी सेल, और अब जो है ये एक स्ट्रेस सेल बन चुका है।
अब इस तरीके से ये डैम्प यहाँ पे आया। अब डैम्प के आने के बाद क्या होगा, अब हमारे इम्यून सिस्टम को तो सेंसिंग आती है, राइट, वो सेंस कर सकता है। तो अगेन क्या करेगा, अगेन जो है यहाँ पर वो कुछ सेल्स को भेज देगा। जो सेल्स क्या करेंगे, जो सेल्स इस डैम्प को रिसीव कर लेंगे और बॉडी के अंदर जो है जिस भी एक्शन की जरूरत है उस एक्शन को प्रोसीड कर देंगे। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इनके सरफेस के ऊपर फिर से क्या प्रेजेंट है, इनके सरफेस के ऊपर PRR प्रेजेंट है। तो ये जो है PRR हो गया और ये PRR क्या करेगा, ये डैम्प मॉलिक्यूल से जाकर बाइंड करेगा और डैम्प मॉलिक्यूल से बाइंड करने की वजह से यहाँ पर जो है इम्यून रिस्पॉन्स फिर से शुरू हो जाएगा। आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि कभी भी जो रिएक्शन होता है या इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट किया जाता है तो सीधी सी बात है वो और भी बीच में कैस्केड ऑफ सेल्स को एक्टिवेट करेगा, राइट, और फाइनली जाकर जो है वो रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा और इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होने के बाद जो है हो ही सकता है कि इसका एलिमिनेशन हो जाए, जो पैथोजन आया है या जो डैमेज आया है या फिर जो स्ट्रेस सेल है, क्योंकि अब तो इसका रिपेयर हो नहीं सकता है तो इसको बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाए। तो इस तरीके से फाइनली जो है अगर रिपेयर की जरूरत होती है तो रिपेयर किया जाता है, एलिमिनेशन की जरूरत होती है तो एलिमिनेट किया जाता है। इस तरीके से करके बॉडी नॉर्मल बेसिस पे जो है फंक्शन कर पाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि डैम्प कैसे काम करते हैं या पैम्प कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो है ड्यू टू एनी रीजन हम लिख सकते हैं कि सेल के अंदर स्ट्रेस कंडीशन जनरेट हो गया। फाइन, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब जो है आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज पैम्प, व्हाट इज डैम्प। साथ ही साथ हमने यहाँ पर जितना भी बेसिक था रिगार्डिंग बोथ दीज फैक्टर्स ये हमने क्लियर कर लिया। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब आपका कंसेप्ट डन हो गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही साथ इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप लर्निंग।